निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें हम देख रहे थे संक्रमण धातुओं के विशिष्ट गुण। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? संक्रमण धातुओं के विशिष्ट गुण। हमने देखा कि विशिष्ट गुण हमने किन्हें बोला कि ऐसे गुण जो कि एस ब्लॉक व पी ब्लॉक दोनों से डिफरेंट किस में पाए जाते हैं, संक्रमण धातुओं में पाए जाते हैं, उन्हें हमने क्या बोला? विशिष्ट गुण बोला। हमने देखा था कि एस ब्लॉक के तत्वों की बात की जाए तो एस ब्लॉक के तत्व प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दोनों का इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं? प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। और पी ब्लॉक के बात की जाए तो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो कैसे होते हैं? प्रबल सहसंयोजी होते हैं, या उनमें प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। जबकि डी ब्लॉक की बात की जाए तो डी ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं? उनमें क्या होता है? आयनिक गुण भी पाया जाता है, उनमें सहसंयोजक गुण भी पाया जाता है। एस ब्लॉक के तत्वों में विन्यास की बात की जाए तो एस ब्लॉक के तत्व NS1, या दूसरे की बात की जाए ये तो वर्ग संख्या 1 के लिए, और यदि वर्ग संख्या 2 की बात की जाए तो क्या पाया जाता है? विन्यास NS2 पाया जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस विन्यास धारण करना चाहेगा, यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस विन्यास धारण करना चाहेगा। ठीक है, अब ये जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं इसलिए इनमें कौन सा गुण पाया जा रहा है? इनमें पाया जा रहा है अपचायक गुण। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का त्यागना ऑक्सीकरण, और यह गुण क्या कहलाता है? अपचायक गुण कहलाता है। ये किसके लिए बात हुई? पी ब्लॉक, एस ब्लॉक के लिए। बात करें पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है। और संक्रमण धातुओं के लिए बात करें तो इन दोनों का मिक्स गुण पाया जाता है। ठीक है, इसमें हमने देखा कि यदि किन्हीं भी 2 तत्वों की आपको तुलना करनी है और उनकी समानता और असमानता देखनी है तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, या देखेंगे उसके परमाणु आकार को। पहले हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या देखा कि एस ब्लॉक के तत्व NS1 होते हैं, इससे आगे अक्रिय गैस विन्यास पाया जाता है। इधर दूसरे वर्ग की बात किया तो NS2 होता है, इससे पहले अक्रिय गैस विन्यास पाया जाता है। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, वो कैसा विन्यास धारण कर लेंगे? अक्रिय गैस विन्यास धारण कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ था? एस ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं? अपचायक गुण वाले। कैसे होते हैं? अपचायक गुण वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन हम डी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो डी ब्लॉक के तत्व में बाएं से दाएं जाने पर, डी ब्लॉक के तत्वों में यदि अपन बाएं से दाएं जाएं तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? या तो पाया जाता है विन्यास NS2, और किसी किसी में विन्यास क्या पाया जाता है? NS1 पाया जाता है। मतलब यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है तो उनके गुणों में भी क्या होगी? समानता। भाई अधिकतर में क्या पाया जा रहा है? NS2 पाया जा रहा है। किसी किसी में क्या पाया जाता है? NS1। तो प्राथमिकता किसकी हुई? NS2 की, क्योंकि अधिकतर में यही पाया जा रहा है। ये जो NS2 विन्यास है इसके समान होने के कारण सभी जो डी ब्लॉक तत्व है वो कैसे होते हैं? धात्विक व धन विद्युतीय होते हैं। कैसे होते हैं? धात्विक व धन विद्युतीय होते हैं। ये किसकी बात थी? पहले पॉइंट की। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट था आपका तत्वों का परमाणुीय आकार। क्या था दूसरा पॉइंट? तत्वों का परमाणुीय आकार। और यदि तत्वों के परमाणुीय आकार की बात की जाए तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि यदि पी ब्लॉक में क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों की बात की जाए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35। यदि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। यदि ब्रोमीन का लिखें तो उसमें क्या आता है? लास्ट जो विन्यास है वो क्या आता है? 4s2 और 4p5। इसमें भी S2p5, इसमें भी S2p5। कहने का मतलब दोनों का विन्यास तो क्या है? समान है। दोनों का विन्यास तो क्या है? समान है। लेकिन क्या कोषों की संख्या समान है क्या? यहाँ तीसरा कोष है, यहाँ चौथा कोष है। तीसरे कोष के बाद में चौथा कोष उससे दूर आएगा, इसका मतलब चौथा कोष है तो इसका आकार कैसा हो गया? बड़ा हो गया। जब इनके आकार में समानता नहीं है इसका मतलब इनके गुणों में भी क्या होगी? समानता नहीं होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि Cl का गुण अलग होगा और Br का गुण अलग होगा। हम यहाँ पर 2 पॉइंट पढ़ रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है तो उनके गुणों में भी क्या होगी, समानता होगी। वो हमने देख लिया कि जितने भी एस ब्लॉक के तत्व हैं सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता है तो उनके गुणों में भी क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। सभी एस ब्लॉक तत्व कैसे होते हैं, अपचायक गुण वाले और धन विद्युती होते हैं। ठीक है, ऐसे हमने पी ब्लॉक में देखा, पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या है, लगभग समान है, तो उसमें भी क्या है, सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है सभी में। यहाँ पर हम बात करें परमाणु आकार की, विन्यास अलग चीज़ है, आकार अलग चीज़ है। हमने क्या देखा, क्लोरीन और ब्रोमीन ये दो तत्व हैं, इन दोनों ही तत्वों में 3s2 3p5 और 4s2 4p5 मतलब एक जैसा विन्यास पाया जाता है s2p5। दोनों ही तत्वों की बात की जाए तो दोनों ही तत्वों में s2p5 विन्यास पाया जाता है, लेकिन क्लोरीन का तीसरा कोष है, ब्रोमीन का चौथा कोष है। ब्रोमीन का आकार क्लोरीन की तुलना में बड़ा है। जब आकार में अंतर है तो इनके गुणों में भी क्या होगा, अंतर। और प्रकृति में जो क्लोरीन है वह गैसीय अवस्था में पाया जाता है और जो ब्रोमीन है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। और बात करें इसी वर्ग का अगला तत्व आयोडीन, तो आयोडीन की बात करें तो यह कौन सी अवस्था में पाया जाता है, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। जब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतर है तो इनके गुणों में भी क्या होगा, अंतर होगा। ये तो किसकी बात हुई, पी ब्लॉक की। अब यदि हम डी ब्लॉक की बात करें तो हम डी ब्लॉक में क्या देखते हैं, डी ब्लॉक में देखते हैं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक का मान हम बढ़ा रहे हैं, तीर ऊपर है इसका मतलब क्या है, मान बढ़ रहा है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक का मान बढ़ेगा, प्रारंभ में आकार में क्या होगी, कमी, मध्य में संक्रमण तत्वों का आकार कैसा हो जाएगा, समान। और यदि बात की जाए अंत की तो अंतों में संक्रमण तत्वों का आकार जो है वो कैसा हो जाएगा, आकार कुछ बड़ा हो जाएगा। यदि बात की जाए परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है, स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, 21 से 22, 23, 24, जैसे हम परमाणु क्रमांक बढ़ा रहे हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। हम जानते हैं जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ा, हमारे सामने तीन स्थितियां आ रही हैं कि प्रारंभ में तो आकार में क्या हुई, कुछ कमी हुई, मध्य में आकार लगभग समान हो गया, और अंत की बात की जाए तो अंत में आकार कैसा हो गया, कुछ बड़ा हो गया। किसकी बात है, संक्रमण श्रेणी की बात है। ये तो कब हुई, जब अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं। यदि हम बात करें संक्रमण श्रेणी में ऊपर से नीचे आने की, कि यदि हम प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी और द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी में जाएं तो उनके आकार में किस प्रकार परिवर्तन होगा। यदि हम प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जा रहे हैं तब तो होता है डी ब्लॉक तत्वों का या संक्रमण तत्वों का आकार बड़ा हो जाता है। और यदि हम द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी में जा रहे हैं तो आकार कैसा होता है, लगभग समान होता है। आकार कैसा होता है, लगभग समान। ये किसकी बात करी हमने, संक्रमण तत्वों की बात करी। अब यदि हम इनको देखें तो हमारे सामने कई क्वेश्चन सामने आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सामने आता है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रारंभ में आकार में कमी हो रही है, मध्य में आकार समान रह रहा है और अंत में आकार कुछ बड़ा हो रहा है। यहाँ पर कमी, थोड़ी कमी हो रही है, मतलब लगभग समान आकार है। यहाँ पर भी समान आकार है, वृद्धि भी कुछ थोड़ी हो रही है। इसका मतलब थोड़ी वृद्धि या थोड़ी कमी को हम नगण्य मान सकते हैं और हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व का आकार जो है वो लगभग समान रहता है। कब, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं। डी ब्लॉक तत्वों का या संक्रमण तत्वों का आकार लगभग समान रहता है, कब, बाएं से दाएं जाने पर, परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर। लेकिन हम बात करें ऊपर से नीचे आने की तो प्रथम और द्वितीय संक्रमण श्रेणी में तो आकार बड़ा होता है, लेकिन द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी में आकार लगभग समान रह जाता है। अब क्वेश्चन क्या है अपना कि द्वितीय व तृतीय श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या का मान या आकार का मान लगभग समान होता है, ऐसा क्यों। इन चीज़ों के हमें उत्तर देखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए
कि डी ब्लॉक या संक्रमण तत्वों का आकार लगभग समान रहता है। क्यों? तो देखो हमारे सामने दो फैक्टर हैं। यहाँ पर अपन परमाणु की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये अपने पास क्या है? नाभिक है। नाभिक के चारों ओर क्या है? ये कक्ष पाए जा रहे हैं। हमने मान लिया कि ये कक्ष कौन सा है? 3D कक्ष। और ये कक्ष कौन सा है? 4s कक्ष। ये तीसरा कोष है, ये चौथा कोष है। ठीक है। एस कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लास्ट में 4s2 होता है विन्यास। भाई डी ब्लॉक के लिए सामान्य विन्यास कैसा होता है? 4s2। किसी किसी केस के लिए जैसे क्रोमियम या कॉपर, इनके लिए क्या होता है? S1 होता है। तो किसी किसी केस की बात नहीं कर रहे हैं हम, लगभग सभी केसों की बात कर रहे हैं। इसलिए कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अब जो आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं अपन जानते हैं कि डी ब्लॉक में आते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा D1, जैसे ही D2 हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन, D3 होते ही तीसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसे D1 से D10 तक विन्यास जाता है। तो इसमें कितने विन्यास आएंगे? लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे सामने हम देखें कि प्रारंभ में आकार में कमी क्यों होती है। तो यहाँ पर दो फैक्टर काम कर रहे हैं। दो फैक्टर कौन कौन से काम कर रहे हैं? पहला फैक्टर है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य में आकर्षण बल। पहला फैक्टर कौन सा है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य में आकर्षण बल। एक फैक्टर तो ये। बात करें दूसरे फैक्टर की, तो इलेक्ट्रॉन और 4s के इलेक्ट्रॉन, 3D के इलेक्ट्रॉन और 4s के इलेक्ट्रॉन के मध्य में प्रतिकर्षण बल। इन दो के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि आकार बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पर बात चल रही है सभी संक्रमण श्रेणियों की। ऐसा नहीं है कि केवल प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सभी संक्रमण श्रेणी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, सभी की बात हो रही है। सभी संक्रमण श्रेणियों में सेम यही कॉन्सेप्ट चलता है कि प्रारंभ में आकार छोटा, मध्य में आकार समान और अंत में आकार बड़ा हो जाता है। पहले हम बात करते हैं नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण बल की। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन या बाह्य कोश किसकी तरफ आने लगेगा? नाभिक की तरफ आने लगेगा। क्यों? क्योंकि नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ खींच रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। जब नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये कोष क्या होगा? सिकुड़ेगा, बाह्यतम कोष सिकुड़ेगा। और बाह्यतम कोष के सिकुड़ने के कारण आकार कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। हमारे पास दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है? दूसरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य में प्रतिकर्षण बल। कौन सा कॉन्सेप्ट है? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य में प्रतिकर्षण बल। यहाँ पर 3D में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, 4s में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। दोनों एक दूसरे को दूर दूर हटाएंगे। जब दोनों एक दूसरे को दूर दूर हटाएंगे तो कोष का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। एक तरफ एक कॉन्सेप्ट तो आकार को घटा रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट आकार को बढ़ा रहा है। यदि हम बात करें नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल की, तो इसके द्वारा तो आकार क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, परमाणु सिकुड़ रहा है। लेकिन बात करें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल की, तो परमाणु कैसा हो रहा है? शिथिल हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, परमाणु क्या हो रहा है? फैल रहा है। एक तरफ से तो परमाणु छोटा, दूसरी तरफ परमाणु बड़ा हो रहा है। ये दोनों कारक लगभग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। कहने का मतलब एक तरफ आकार बड़ा, एक तरफ छोटा, तो ना तो आकार बड़ा हो पाता है और ना ही आकार ज़्यादा छोटा हो पाता है। ना तो ज़्यादा बड़ा हो पाता है, ना ही ज़्यादा छोटा हो पाता है। इसलिए हम देखते हैं कि इनके आकार में यदि कमी होगी तो कुछ थोड़ी ही कमी होगी, और वृद्धि होगी तो कुछ थोड़ी ही क्या होगी? वृद्धि होगी। इसलिए हम देखते हैं कि प्रारंभ में आकार में कुछ कमी, मध्य में आकार समान और अंत में आकार कुछ बड़ा होता है। अब हमें ऐसे कैसे पता लगेगा कि आकार में यहाँ पर कुछ कमी, यहाँ पर कुछ वृद्धि भी तो हो सकती थी, यहाँ पर कुछ वृद्धि, यहाँ पर कुछ कमी भी तो हो सकती थी। ऐसे कैसे पता लगे कि प्रारंभ में ही कमी होगी, अंत में वृद्धि होगी? ऐसे कैसे पता लगे? तो देखो वही चीज़, पहले नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य में आकर्षण बल है। क्या है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य में आकर्षण बल है। यह परमाणु के बाह्यतम कोश के तल को सिकोड़ेगा, या तल क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। जब तल सिकुड़ेगा तो आकार छोटा होना चाहिए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल है, इसके द्वारा आकार बड़ा होना चाहिए। अब जब एक इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या इसको इतना प्रतिकर्षित कर पाएगा कि आकार बहुत बड़ा हो जाए? भाई यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश को इतना प्रतिकर्षित कर पाए
कि आकार क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो हम देखते हैं कि वह इसे इतना प्रतिकर्षित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि नाभिक के अंदर यदि हम बात करें स्कैंडियम के लिए ही, स्कैंडियम में D1 विन्यास होता है। नाभिक के अंदर 21 प्रोटॉन है। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। नाभिक के अंदर 21 प्रोटॉन है। 21 प्रोटॉन केवल 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। 21 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आकर्षण बल प्रबल है तुलनात्मक रूप से प्रतिकर्षण बल के, इसलिए आकार प्रारंभ में क्या होगा, कुछ छोटा होगा। यह कब तक चलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब स्कैंडियम 21 से लेकर, यदि मैग्नीज की बात की जाए, मैग्नीज 25 तक की बात की जाए, तो स्कैंडियम 21 से लेकर मैग्नीज 25 तक आकार क्या होगा, कुछ छोटा होगा। कारण हमें समझ में आ गया, क्योंकि नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष पर लगने वाला आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल की तुलना में कैसा होता है, मजबूत होता है। अब सेकंड बात कि मध्य में आकार लगभग समान होता है। ऐसा क्यों? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल। यहाँ पर मैग्नीज के बाद नेक्स्ट 6वां इलेक्ट्रॉन आ गया, D6 विन्यास आ गया। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। पहले 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल लगा रहे थे, अब 6 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। मतलब प्रतिकर्षण बल कैसा हो गया, अब मजबूत हो गया। जब प्रतिकर्षण बल मजबूत हो गया और आकर्षण बल भी मजबूत है, तो इस जगह यह अपन बोल सकते हैं D6 विन्यास, D7 विन्यास और D8 विन्यास, इन तीनों के लिए क्या होता है, आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के कैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है। आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के कैसा हो जाता है, बराबर। जब आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के बराबर होगा, इसका मतलब ना तो आकार सिकुड़ेगा और ना ही आकार फैलेगा। यहाँ पर आकार कैसा रहेगा, लगभग समान रहेगा। तो हम बोल सकते हैं FeCO और Ni, इनके लिए आकार कैसा रहता है, लगभग समान रहता है। तीसरी बात कि अंत में आकार बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और बढ़ती जा रही है। 7वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन, 9वां इलेक्ट्रॉन, 10वां इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, ये नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल इन इलेक्ट्रॉनों से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, प्रतिकर्षित किया जा रहा है। इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इस कोष को दूर किया जा रहा है। जब ये कोष दूर होता जा रहा है, तो नाभिक के द्वारा इस पर लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम। लेकिन यहाँ पर प्रतिकर्षण बल की बात की जाए तो अब 3D कोष पूरा भर चुका है। संपूर्ण कोष बाह्यतम कोष पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। संपूर्ण कोष बाह्यतम कोष पर प्रतिकर्षण बल लगाता है और अब प्रतिकर्षण बल इतना ज्यादा प्रबल हो जाएगा कि यह आकर्षण बल की तुलना में कैसा होगा, ज्यादा। जब प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को दूर करने वाला बल ज्यादा है, इसका मतलब आकार क्या होगा, अब कुछ बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब प्रतिकर्षण बल का मान आकर्षण बल की तुलना में कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, दोबारा देख लो। क्वेश्चन क्या था अपना कि प्रारंभ में आकार में कुछ कमी होती है, मध्य में आकार समान और अंत में आकार बड़ा होता है। प्रारंभ में कमी क्यों होती है? क्योंकि प्रारंभ में 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इसलिए प्रतिकर्षण बल का मान आकर्षण बल की तुलना में कम होता है। जब प्रतिकर्षण बल का मान आकर्षण बल की तुलना में कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आकार कैसा हो जाएगा, छोटा। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा है। सेकंड बात की जाए कि आकार समान क्यों होता है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगाएंगे। भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, इसलिए नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल अब क्या हो जाएगा, कम। नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल कम हो गया, प्रतिकर्षण बल ज्यादा हो गया। यहाँ पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान लगभग क्या हो जाएगा, समान। जब इन दोनों का मान लगभग समान होगा तो मध्य के तत्वों में आकार कैसा होगा, समान। लेकिन हम बात करें D9 और D10 विन्यास के लिए, अब 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन भी इसमें भर दिया अपन ने। 3D कोष संपूर्ण भर चुका है, पूरा भर चुका है। अब 3D कोष में इलेक्ट्रॉन के लिए कोई जगह नहीं है। नाभिक के द्वारा
चौथे कोष पर आकर्षण लगाया जा रहा है। चौथे कोष से पहले कौन सा पड़ेगा? तीसरा कोष। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये इसके द्वारा ज़्यादा आकर्षित होंगे तुलनात्मक रूप से 4s के। कहने का मतलब नाभिक के द्वारा 4s पर लगने वाला जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? अब कम। लेकिन डी कोष पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसके द्वारा लगने वाला प्रतिकर्षण बल कैसा हो जाएगा? ज़्यादा। प्रतिकर्षण बल का मान आकर्षण बल की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए अब कैसा हो जाएगा? आकार बड़ा हो जाएगा। किस किस के लिए होगा ये? कॉपर और जिंक, या बोल सकते हैं 29 और 30 विन्यास के लिए। ठीक है। अब इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन क्या था कि प्रथम व द्वितीय संक्रमण श्रेणी जो है, उन संक्रमण श्रेणियों के आकार में देखें तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी का आकार बड़ा होता है, लेकिन हम तृतीय और द्वितीय संक्रमण श्रेणी की देखें तो दोनों का मान लगभग बराबर होता है। इनमें से एक क्वेश्चन पहला कौन सा है आपका कि प्रथम व द्वितीय संक्रमण श्रेणी में द्वितीय संक्रमण श्रेणी का मान क्या होता है? बड़ा। यदि हम बात करें प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम श्रेणी मतलब 3D। 3D श्रेणी कौन से कोष में आती है? चौथे कोष में। हम बात करें द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय श्रेणी की बात करें तो ये मतलब 4D, और यह कौन से कोष में आती है? पांचवें कोष में। यह चौथा कोष है, यह पांचवा कोष है। हम जानते हैं कि कोष की संख्या अगर बढ़ती है तो परमाणु का आकार भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि यह कौन सा कोष है? चौथा कोष, और यह कौन सा कोष है? पांचवा कोष। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यह पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, ये चौथा कोष। ये कौन सा कोष है? चौथा कोष। अब पांचवा कोष इसके बाहर बनेगा। यदि अब इसकी त्रिज्या देखी जाए तो चौथे कोष के लिए इसकी त्रिज्या यहाँ तक, लेकिन पांचवें कोष के लिए इसकी त्रिज्या यहाँ तक। कहने का मतलब क्या हुआ? कोष की संख्या बढ़ने पर परमाणु का आकार भी क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है। तो प्रथम व द्वितीय संक्रमण श्रेणी में द्वितीय संक्रमण श्रेणी का मान बड़ा क्यों होता है, या त्रिज्या का मान बड़ा क्यों होता है? तो वो हमने देख लिया। क्यों? क्योंकि कोष की संख्या क्या है? ज़्यादा, और कोष की संख्या बढ़ने पर परमाणु का आकार भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका कि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी का मान लगभग बराबर होता है, वो हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।